जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। चौथे पाठ में हमने विश्व जनसंख्या संरचना पर बात की थी। आज हम इस 14वें पाठ में भारत की जनसंख्या संरचना पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश की जनसंख्या संरचना वहाँ की जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती हैं, जिसमें हम ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता, भाषाई वर्ग, धार्मिक संरचना और प्रजातीय संगठन पर बात करते हैं। तो इस अध्याय में भी हम इन्हीं 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज अपना पहला टॉपिक है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, यानी गांव में रहने वाली जनसंख्या और शहरों में रहने वाली जनसंख्या। इस टॉपिक में हम 2011 की जो हमारी जनगणना है उसके आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको इस टॉपिक में कितनी बातें पता होनी चाहिए परीक्षा की दृष्टि से, पहले उन आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया है भारत की सन 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है वो 121.01 करोड़ है, प्रोविजनल डाटा के अनुसार। इस जनसंख्या का हमने 2 तरीके से क्लासिफिकेशन कर लिया है टॉपिक के हिसाब से, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। सबसे पहले तो इनकी परिभाषा पर बात कर लेते हैं। ग्रामीण जनसंख्या मतलब गांव में रहने वाले लोगों की संख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या को नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। तो 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है वो है 83.8 करोड़। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 83.8 करोड़, और कुल इतनी है घटा के देखें तो 37.7 करोड़ है वो नगरीय जनसंख्या है। मैंने आगे के पूरे डिजिट नहीं लिखे हैं, पूरे लिखेंगे तो 121.01 करोड़ ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं भी इजी वे में जो आंकड़े आपके याद रह जाए उतने तक की बात कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या संख्यात्मक रूप से कितनी है? 83.8 करोड़, और नगरीय जनसंख्या कितनी है? 37.7 करोड़। एक बात। दूसरी बात करते हैं जनसंख्या के परसेंटेज की। 2011 के अनुसार ही चल रहा है। तो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 68.8%, यानी 68.8% है, जबकि नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 31.2%। 31.2% है। अब बात आती है भारत के अंदर सर्वाधिक गांव किस राज्य में है? तो सर्वाधिक गांव की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गांव है भारत में, जिनकी संख्या है 1,06,704 गांव 2011 के अनुसार। अब बात आती है, हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं साथ में, सर्वाधिक जो नगर है वो किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में, और कितने हैं? 721। तो गांव सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और नगर सबसे ज्यादा है वो तमिलनाडु के अंदर है। दूसरी बात आती है परसेंटेज के हिसाब से भी इनका संकेंद्रण है, वो कंसंट्रेशन है वो कहां पर ज्यादा है। बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहां पर ज्यादा है? ये तो सर्वाधिक गांव वाला स्टेट था यूपी। अब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वो है एचपी, यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कितनी है यहां पर कंसंट्रेशन? वो है 89.96% है। अब बात आती है सेम इसी तरीके से नगर की बात, यानी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। तो 1 नंबर पे राज्य आता है वो है गोवा, और कितना है? 62.2%। एक चीज यहां समझ लीजिए,
आपकी पाठ्य पुस्तक में भूलवश या हो सकता है किसी कारणवश गोवा का आंकड़ा है वो नहीं दिया गया है। 2 नंबर पे जो मिजोरम है उसका आंकड़ा दिया गया है। तो लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों ही बता दिए। सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक गोवा में है 62.2%, और 2 नंबर पे आता है मिजोरम जिसमें है 51.51%। अब बात आती है भी कुल गांव कितने हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो हैं 6,40,867 गांव। 6,40,867 गांव में 83.8 करोड़ जनसंख्या है, यानी भारत की 68.8 जो प्रतिशत जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। सर्वाधिक गांव है वो यूपी में है, और सर्वाधिक प्रतिशत जो जनसंख्या है ग्रामीण की वो हिमाचल प्रदेश में है। इतनी बात आपको अवश्य ध्यान में होनी चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। नगरीय जनसंख्या में एक न्यूनतम का आंकड़ा भी आपके पाठ्यक्रम में दिया है। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है प्रतिशत की दृष्टि से वो है हिमाचल प्रदेश। इधर तो आता है क्या है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश की, इधर आ गया न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य का, हिमाचल प्रदेश का 10.04% है। और नगरों की संख्या जो रही वो 7,935 थी 2011 में। तो इन 7,935 नगरों में 37.7 करोड़ नगरीय जनसंख्या रहती है, यानी भारत की 31.2 जनसंख्या निवास करती है परसेंटेज में। सर्वाधिक नगर है वो तमिलनाडु स्टेट में है, और सर्वाधिक परसेंटेज है वो नगरीय जनसंख्या का वो गोवा में 62.2 और मिजोरम में 51.5% है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश की है। तो इन आंकड़ों को आप नोट्स रूप में लिख भी लें और 2-3 बार इनका रिवीजन भी कर लें। अब टॉपिक इसी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का एक 2 नंबर के प्रश्न के रूप में बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, और वो है भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। भी क्यों साल दर साल नगरों की जो संख्या है, वहां की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। देखिए जैसे जैसे भारत में आर्थिक प्रगति हो रही है वैसे वैसे ही नगरीय जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। 1911 की अगर मैं बात करूं, 1911 में भारत की मात्र 10% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी, जो कि 2011 में बढ़कर कितनी हो गई 31.2% हो चुकी है। तो यानी नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो भारत में बढ़ रही है। तो अब बात करते हैं उन कारणों पर। तो 8 प्रमुख कारण यहां लिखे हैं, 2 नंबर के प्रश्न के रूप में आ सकता है। पहला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी है। गांव में बेरोजगारी है, यानी लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी है, इसलिए लोग शहरों की तरफ जाते हैं। दूसरा आता है गांवों की अपेक्षा नगरों में अधिक सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के लिए लोग नगरों की तरफ रुख करते हैं। तीसरा है ग्रामीण लोगों का नगरीय आकर्षण, एक अट्रैक्शन भी उनको खींचता है। शहर की जो लग्जरी लाइफ उनके दिमाग में आती है, टीवी फिल्मों को देखकर, व्हाट्सएप पे वीडियो देख के, तो उनके दिमाग में रहता है, तो एक नगरीय आकर्षण भी रहता है। चौथा आता है शिक्षा का प्रसार, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए लोग गांव से शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। पांचवा आता है औद्योगिकीकरण, तो क्योंकि उद्योगों की स्थापना नगरों में ज्यादा है तो इसलिए लोग उद्योगों में जॉब करने के लिए शहरों की तरफ आ रहे हैं, नगरों की तरफ आ रहे हैं। तो औद्योगिकीकरण भी नगरीय प्रवृत्ति को बढ़ाता है। छठा पॉइंट देखते हैं, तो परिवहन और संचार साधनों का विकास। गांव की अपेक्षा शहरों में, नगरों में परिवहन और संचार की जो सुविधा है वो ज्यादा अच्छी है, जो लोगों को शहरों की तरफ आकर्षित करती है। उसके बाद आता है कृषि का अधिक लाभकारी ना होना। आज हम सबको पता है खेती जिसमें छुपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, घर के सारे मेंबर लगे रहते हैं फिर भी खर्चा पूरा नहीं होता। तो आज के हिसाब से कृषि है वो अधिक लाभ का सौदा
नहीं रहा है, इस वजह से भी लोग नगर की तरफ जाते हैं। और अंतिम बिंदु पर बात करें तो वो है लघु और कुटीर उद्योगों की समाप्ति। गांवों के अंदर जो छोटे और मंझले जो उद्योग हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो इसलिए लोग नगरों की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए इस लाइनों के रूप में ही आपको ध्यान में रखना है, आगे पीछे कैसे भी लिखें। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी, गांव की अपेक्षा नगरों में अधिक सुविधाएं, ग्रामीण लोगों का नगरीय आकर्षण, शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकीकरण, परिवहन और संचार साधनों का विकास, कृषि का अधिक लाभकारी न होना और लघु और कुटीर उद्योगों की समाप्ति, इन कारणों की वजह से नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। अब एक चीज और है, बोर्ड परीक्षा में आपसे कारण भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में इनका समाधान नहीं दिया गया है। आपसे समाधान यानी उपाय भी पूछ सकता है। अब आप ये नहीं कह सकते भी सर उपाय तो पाठ्य पुस्तक में दिए ही नहीं है, हम कैसे लिखें। एक चीज ध्यान दीजिए, आप +2 के विद्यार्थी हो, इतनी समझ होनी चाहिए। उपाय वही रहते हैं, कोई भी टॉपिक ले ले, जिन कारणों की वजह से कोई बात होती है उन कारणों को दूर कर दीजिए, वही उस समस्या का सॉल्यूशन होता है। तो आपसे कारण भी पूछ सकते हैं, तो ये हो गए। आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है जो अब मैं बोल रहा हूं भी, भारत में नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के नियंत्रण हेतु कोई 4, 5, 6 उपाय बताइए। तो उस सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे? उस सिचुएशन में इन्हीं कारणों को आप उपाय बनाना है। जैसे हम अभ्यास कर लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। उपाय हो गया, अपने आप लोग शहर की तरफ नहीं जाएंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। गांव की अपेक्षा नगरों में अधिक सुविधाएं हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? नगरों की तरह गांव में भी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। नगरों की तरह गांव में भी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जानी चाहिए, ये दूसरा उपाय हो सकता है। और तीसरा हम क्या लिख सकते हैं? औद्योगिकीकरण। औद्योगिकरण से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं गांव में उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। फिर है परिवहन और संचार साधनों का विकास, ये हमने नगरों के लिए लिखा, अब हमें गांव के पक्ष में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? गांव में परिवहन और संचार की सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? कृषि का अधिक लाभकारी न होना, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? कृषि को अधिक लाभकारी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? लोगों को खाद बीज है वो उचित मूल्य पर मिल जाए, उनकी लागत का जो है 50% जितनी लागत हुई उसका दुगुना जो रेट है उनको उस फसल का मिल जाए, तो अपने आप लाभ का सौदा हो जाएगा। तो यानी कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जाना चाहिए। और अंतिम बिंदु आप लिख सकते हैं, लघु और कुटीर उद्योगों की समाप्ति होती है तो नगरों की तरफ जा रहे हैं, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? गांव में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। तो अगर आपको 4-5 पॉइंट लिखना हो तो वापिस एक बार कहूं, गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। दूसरा, नगरों की तरह गांव में भी अच्छी सुविधाएं हैं वो सृजित की जानी चाहिए। गांव के अंदर लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। गांव में परिवहन और संचार साधनों का विकास किया जाना चाहिए और कृषि को लाभकारी बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये 5 पॉइंट हमने इन 8 में से ही निकाल लिए। तो ये है नगरीकरण की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, उसके नियंत्रण हेतु हमारी तरफ से उपाय या सुझाव। अब एक चीज हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और कर लेते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न ये कि भारत में बढ़ते नगरीकरण से किन सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? भी नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो किन सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो उस पर बात कर लें। तो नगरों में जनसंख्या बढ़ने से नगरीय पर्यावरण, लिंगानुपात, नगरीय समस्याओं, सामाजिक सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो किन सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? नगरीय पर्यावरण,
लिंगानुपात नगरीय समस्या और सामाजिक सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये भी 1 या 2 नंबर में एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। अब पढ़ते हैं आगे जनसंख्या संरचना का दूसरा बिंदु, लिंगानुपात। लिंगानुपात में सबसे पहले तो लिंगानुपात की परिभाषा जो हम पहले भी कर चुके हैं, महिला व पुरुष की जनसंख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। और यानी इसको हम किस प्रकार से गणना करते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ये गणना इस लिंगानुपात में हम इंडिया में करते हैं। इस लिंगानुपात को निकालने का अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, इसके महत्व की बात करें, तो अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में लिंगानुपात एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इन्हीं तथ्यों पर हमने विश्व वाले चैप्टर में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात 2011 में कितना है और उससे पहले कितना है। सबसे पहले इस टॉपिक में हम 1901 के अंदर लिंगानुपात की बात करें तो 972, यानी 972 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे थी। तो इसका मतलब बाकी कुंवारे रह गए। सीधा सा फंडा है, हजार है तो जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां, सबकी शादी हो जाएगी। 1000 पूरे नहीं है महिलाओं की संख्या तो भैया बाकी को कुंवारा रहना पड़ेगा। ये बात अगर लोगों को नहीं समझ में आएगी तो सामाजिक समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी और यही सामाजिक समस्याएं हैं वो पूरी दुनिया में अब बढ़ रही है। तो यहां से ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है। 1901 की बात करूं तो 972 लिंगानुपात था इंडिया का। फिर मैंने बाकी के ईयर नहीं लिख के सिर्फ 1991 की बात की है। तो ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। 1901 से 2011 तक के लिंगानुपात की बात करें तो 1991 वो वर्ष है जब भारत का लिंगानुपात अब तक के जनगणना वर्षों में सबसे कम था। ये 972 था तो दुआ पहले लग गया 927। तो 1901 में 972, 1991 में 927 जो कि अब तक का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। 2001 की बात करें तो 933 हो गया था। और 2011 की जनगणना की बात करें, प्रोविजनल डाटा की, अनंतिम डाटा की बात करूं तो वो 940 है। लेकिन जब अंतिम डाटा जारी हो गए थे, फाइनल डाटा, तब इनकी संख्या हो गई थी 943, 943 हो गई थी। आप 943 लिखें तो लिख देना भी अंतिम डाटा है, वरना किताब के अनुसार चलें तो 940। तो मैं किताब में क्या है वो भी बता देता हूं, फाइनल डाटा क्या है वो भी बता देता हूं। अब आप किताब वाला याद रखना चाहते हो तो वो रख लो, आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, नो प्रॉब्लम। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी वाला है वो फाइनल डाटा याद रखें, वो प्रोविजनल नए ध्यान में रखें। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रोविजनल डाटा के अनुसार 940 है। तो आपको यह ध्यान रखना है ज्यादा अच्छे से। ये तो आपको भी सबसे कम किस वर्ष रहा, 1991 में रहा अब तक। और 2011 की जनगणना की अगर बात करूं तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है। तो केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो हमारा पड़ोसी स्टेट हरियाणा। तो भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। अब हम पूरे भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की बात कर लें जिनका लिंगानुपात न्यूनतम है। तो अब आप देखिए, अब हम इसको दो तरीके से पढ़ लेते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय औसत है वो 940 है प्रोविजनल डाटा में। तो राष्ट्रीय औसत से कुछ मेन स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय औसत से कम वाले लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें। तो सबसे पहले देखते हैं अधिक लिंगानुपात वाले राज्य
सबसे पहले राज्यों की बात करें तो अभी अभी बताया मैंने केरल, भारत में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक रहा और वो रहा 1084, यानी वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। दक्षिणी भारत का एक राज्य है केरल है, जहां की साक्षरता दर आपको पता है सबसे अधिक है, संपूर्ण साक्षर स्टेट है वो। तो केरल का लिंगानुपात 1084 है। तो इसका मतलब हरियाणा वालों को शादी के लिए हो सकता है केरल जाना पड़े भाई। तो केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है इंडिया में 1084। 2 नंबर पे स्टेट आता है तमिलनाडु 995, यह भी दक्षिणी भारत का राज्य है। और 3 नंबर पर आंध्र प्रदेश 992। उस टाइम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही स्टेट था पिछली जनगणना के टाइम। तो आंध्र प्रदेश का 992, तो केरल का 1084, तमिलनाडु का 995। हालांकि जब फाइनल डाटा आया था तब एक संख्या बढ़ गई थी, 996 हो गया था। तीसरा स्टेट है आंध्र प्रदेश 992 और फाइनल डाटा में 993 हो गया था। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो सबसे ज्यादा पुडुचेरी, जिसका पूरा नाम पांडिचेरी था, पांडिचेरी या पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है वो 1031 है केंद्र शासित प्रदेशों में। इसका मतलब पूरे भारत में केवल एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ही ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। स्टेट है केरल और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है वो है पुडुचेरी 1031। और जब फाइनल डाटा आ गए थे तब इसकी संख्या 1037 हो गई थी। दूसरा यूटी है वो है लक्षद्वीप, जिसके लिंगानुपात है 945 और फाइनल डाटा है वो 947 के थे। तो ये आपसे 1 नंबर वाले प्रश्नों में या 2 नंबर के प्रश्नों में भी राष्ट्रीय औसत से लिंगानुपात के राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले 2 राज्यों के नाम बताओ, 4 राज्यों के न्यूनतम वाले पूछ सकता है। तो इसलिए आपको इन डाटा को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दक्षिणी भारत में जो है ये जो एरिया है दक्षिणी भारत का, वहां पर ज्यादा पाया जाता है भारत में। अब बात करें न्यून लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों में बात करें तो सबसे कम है लिंगानुपात हरियाणा स्टेट का, जो हमने अभी यहां पर बात की। हरियाणा का लिंगानुपात भारत में सबसे कम है, जो कितना है 877 है। और जब फाइनल डाटा आ गए थे तो 2 अंक बढ़ गया था, 879 हो गया था। दूसरा स्टेट आता है जम्मू कश्मीर, जिसका लिंगानुपात था 883 और फाइनल डाटा है वो 889 हो गया था, 889। तीसरा राज्य है सिक्किम, सिक्किम का लिंगानुपात है 889, जो बाद में फाइनल डाटा जब आए तब 890 हो गया था। तो हरियाणा का लिंगानुपात भारत में सबसे कम और 2 नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर, 3 नंबर पे सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो सबसे कम है दमन और दीव का। दमन दीव जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसका लिंगानुपात केवल मात्र 618 है। और दादर नागर हवेली की अगर बात करूं तो 775 है। और चंडीगढ़ की बात करता हूं तो 818 है। तो यानी हरियाणा का राज्यों में सबसे कम और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है वो दमन और दीव का है। तो थोड़ा सा 1-2 बार करेंगे अच्छे से याद हो जाएगा, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो राष्ट्रीय औसत अपना 940, फाइनल डाटा 943 और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल 1084, न्यूनतम है वो हरियाणा का 877 है। अब एक चीज यहां पर मैं आपको और बताना चाहूंगा, 2001 और 11 की तुलना की, 2001 और 11 की कंपैरिजन की, तो यानी 10 साल हो गया। तो इन 10 वर्षों में लिंगानुपात में सबसे ज्यादा गिरावट किस राज्य में रही या केंद्र शासित प्रदेश में रही, और ग्रोथ है वो कहां पर ज्यादा हुई? तो 3 प्रश्न यहां पर भी अच्छे बन सकते हैं। तो 2001 से 2011 के मध्य लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट यानी पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, तो वो था दमन दीव, जो अपना कितना हो गया अब 618, और इसमें 92 अंकों की कमी आई थी। इसका मतलब 2001 में अगर 618 में 92 जोड़ दें तो वो किसके आंकड़े आ जाएंगे? 2001 वाले आ जाएंगे। तो इन पिछले 10 सालों में सर्वाधिक लिंगानुपात में जो कमी है, गिरावट है, वो दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश की थी। और कितने की कमी हुई? 92 की कमी हुई यहां पर। और 2 बात यहां पर कर लेते हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां हुई?
तो सबसे अधिक जो ग्रोथ हुई वो मिजोरम राज्य में हुई। तो मिजोरम में लिंगानुपात सबसे ज्यादा बढ़ा भारत में 2011 के अनुसार, और 2001 और 11 के कंपैरिजन के अनुसार, और न्यूनतम जो ग्रोथ हुई वो उत्तराखंड में हुई। तो ये 3 प्रश्न भी अच्छे बन सकते हैं एक एक लाइन वाले। तो ये तो था लिंगानुपात की स्टैटिस्टिक्स की बात की हमने, डाटा की बात की। अब ये इतना प्यारा टॉपिक है बोर्ड परीक्षा में, जिसमें से बहुत बार 2 नंबर और 4 नंबर का ये प्रश्न आया है भी, भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे ये 2 नंबर में आ जाए चाहे 4 नंबर में आ जाए। 4 नंबर में आएगा तो आपके सामने मैंने यहां 5 कारण लिखे हैं, 4 कारण आपको लिखने पड़ेंगे हेडिंग बना के, और इनका वर्णन करना होगा अच्छे से। आप हेडिंग बनाएंगे अंडरलाइन करके और उसका वर्णन लिखना है, फिर हेडिंग बनाएंगे वर्णन करना है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सुनिएगा आप। भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण, अब एक एक करके हम कारणों पर बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण है पुत्र के जन्म को प्राथमिकता देना। पुत्र के जन्म को प्राथमिकता देना। भारत में अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारणों के प्रभाव के कारण पुत्री की तुलना में पुत्र के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। आज भी भारत में ऐसे दंपतियों की कमी नहीं है जो पुत्र जन्म की इच्छा के चलते जन्म से पूर्व ही लिंग परीक्षण करवा लेते हैं और कन्या भ्रूण हत्या कराने से भी हिचकते नहीं हैं। क्या विडंबना है, कितनी बुरी बात है ये, जिसके कारण देश में लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक होता है, अर्थात लिंगानुपात कम होता है। हालांकि भारत में जो भ्रूण परीक्षण है, भ्रूण परीक्षण जो करवाना वो गैर कानूनी है अगर हम इस उद्देश्य से करवा रहे हैं। तो पुत्र जन्म का जो मोह है भारत में, वो ही लिंगानुपात कम होने का सबसे बड़ा कारण है। यानी लड़कियों को गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। कहते हैं ना, बेटियां तो अपना भाग्य स्वयं लेकर आती है, फिर ऐसा क्यों? वो घर अलग ही होता है, उस घर की रौनक अलग ही होती है जिस घर में बेटियां होती है। बेटी घर में होती है, बहन घर में होती है, तभी तो भाई दरिंदे नहीं बनते। उन्हें समझ आती है इस बात को भी बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है। हर घर में इस बेटी का, इस लक्ष्मी का होना मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है। हर घर में एक बेटी अवश्य होनी चाहिए जो सबको समझाए रखती है, सबको संभाले रखती है। तो ये भारत में लिंगानुपात कम होने का सबसे बड़ा कारण है पुत्र के जन्म को प्राथमिकता देना। दूसरे कारण की अगर बात करें, बाल विवाह के कारण प्रसव यानी डिलीवरी के काल में महिलाओं की मृत्यु। आखा तीज पर आज भी बड़ी विडंबना है। भारत में बाल विवाह यानी छोटी उम्र में ही दोनों लड़के और लड़कियों को नरड़ दिया जाता है, इस कुएं में धकेल दिया जाता है। तो क्या फर्क पड़ता है उस पर अब हम बात करते हैं। आज भी भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े समाज में बाल विवाह का प्रचलन है। बाल विवाह के कारण बहुत सी बालिकाओं को कम उम्र में ही मातृत्व का भार उठाना पड़ता है, मां बन जाती है बहुत कम उम्र में ही, जिससे प्रसव काल यानी डिलीवरी के दौरान इसमें जो कहते हैं ना भी कम उम्र की जो महिलाएं होती है, जो बच्चियां होती हैं, उनकी समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है और इससे भी समाज में महिलाओं की संख्या में कमी आती है, यानी लिंग अनुपात है वो कम होता है। उन्हें पता ही नहीं है भी किस उम्र में हमारा बच्चा होना चाहिए, ये नॉलेज ही नहीं है। जब छोटी उम्र में गुड्डा गुड्डियां खेलने का जो टाइम होता है, उस टाइम ही पिता अपने भार को कंधे से उतारने की कोशिश करता है। उन पिताओं से भी मैं अनुरोध करूंगा, ऐसा पाप मत कीजिएगा। ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे? बेटियों को पढ़ाइएगा, बेटियों को पढ़ने दीजिएगा, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाइएगा। तीसरा कारण है महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की, यानी महिलाओं को आजादी नहीं है भारत में। तो भारत के अधिकांश भागों में महिलाओं को आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। और जो महिलाएं
गरीबी में जीवन यापन करती है, साथ ही जो पारिवारिक चिंताओं से ग्रस्त रहती है, उनमें अपर्याप्त स्वास्थ्य और चिकित्सा जो मेडिकल जो सुविधा होती है उसके अभाव में रहना होता है, जिसके कारण उनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण भी लिंगानुपात में कमी आती है। तो आर्थिक स्वतंत्रता भी हमें बच्चियों को देनी चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और अगला पॉइंट देखें, बालिका शिक्षा के अभाव की। तो भारत में बालिका शिक्षा की बहुत कमी है और जिससे वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है वो नहीं हो पाती। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अधिकांश जो बालिकाएं हैं वो अपने साथ होने वाले मानसिक, शारीरिक और सामाजिक अन्याय और शोषण का विरोध नहीं कर पाती है। वो झेलती है इनको शारीरिक और मानसिक रूप से, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लिंगानुपात कम होने का। और अंतिम बिंदु पर अगर बात करूं तो वो है बढ़ता नगरीकरण। शहरीकरण जो हो रहा है वो भी एक कारण है। भारत में एक और नगरीय जनसंख्या है वो सतत रूप से बढ़ रही है, और दूसरी ओर भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में गिरावट आती जा रही है। इसी कारण से ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में लिंगानुपात में कमी आती है। तो नगरों का लिंगानुपात कम है और गांव का फिर भी तुलनात्मक रूप से कुछ ठीक है। तो यानी गांव और जो शहर है उनके लिंगानुपात में भी भारी कमी देखी जा रही है। तो एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण भी। एक तो हमने कहा पुत्र के जन्म को प्राथमिकता देना, दूसरा कम उम्र में यानी बाल विवाह के कारण प्रसव काल में महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, तीसरा है महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, चौथा कारण हमने पढ़ा बालिका शिक्षा का अभाव, और पांचवा पॉइंट है वो बढ़ता नगरीकरण। ये 5 प्रमुख कारण हैं इंडिया में जिसकी वजह से भारत का लिंगानुपात कम हो रहा है। तो हमें जागना होगा और औरों को भी जगाना होगा ताकि भ्रूण हत्या नहीं हो। इसी प्रकार बने रहिएगा। पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक जय हिंद, जय भारत।